नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। और महाराष्ट्र में महायुति की प्रचंड जीत हो चुकी है। ये खबर तो हमने आपको बता थी, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। और इसको लेकर मोलेश्वर जी मेरे साथ हैं। नमस्कार मोलेश्वर जी। राम राम सभी को जी। बड़े दिनों के बाद महाराष्ट्र से वापस लौटे हैं, पूरा चुनावी सर्वे किया है और पल पल की अपडेट जो है वो आपने जनता तक पहुंचाई है। और सबसे पहले तो आपको बधाई हो, क्योंकि महाराष्ट्र पर भी हमारा एग्जिट पोल जो है वो बिल्कुल सटीक साबित हुआ, जैसा कि हरियाणा में हुआ था। तो बधाई हो आपको। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अब मुख्यमंत्री कौन होगा, जिसको लेकर मंथन जो है वो महाराष्ट्र से दिल्ली तक चल रहा है। तो क्या लगता है, क्या अनुमान लगाया है, क्या चीजें जो है सर्वे में निकलकर सामने आई है, और आपके हिसाब से कौन मुख्यमंत्री जो है महाराष्ट्र का बनने जा रहा है? वो जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है इस एग्जिट पोल का भी। जी। सबसे पहले महाराष्ट्र की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आपने ये बताया सिप्रा जी कि हमारा जो एग्जिट पोल था हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में भी सटीक साबित हुआ। जिस तरीके से हमने ये बताया कि महाराष्ट्र में भी एक बार फिर से महायुति की सरकार वो भी बम्पर तरीके से आ रही है। तमाम बड़े बड़े एग्जिट पोल थे, कहीं कांटे की टक्कर दिखा रहे थे, कहीं महाविकास आघाड़ी को एस दिखा रहे थे। हमने उस समय ये जनता से कह दिया था, जब एग्जिट पोल हम निकाल रहे थे, हमने ये कहा था किसी भी हाल में महाविकास आघाड़ी की सरकार नहीं आने वाली है, क्योंकि हम जमीन पे थे। हमने जमीन पर गांव से लेकर शहर का हर कोना कोना हमने छान मारा। उसके बाद हमें जो जनता की राय पता चली, हमें ये पूरा ये आभास हो चुका था कि जो जमीनी हकीकत है वो एक तरीके से महायुति के साथ है। तमाम जिस तरीके से बड़ी बड़ी योजनाएं थी, उनके लाभार्थी जो थे वो एक तरीके से खुश थे। तो हमें ये लग चुका था कि महाराष्ट्र में जो जीत होगी, या तो एक तरीके से पूरा रिकॉर्ड तोड़ जिस तरीके से वहां पर वोटिंग हुआ था, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, उसको देखते हुए ये लग चुका था कि जो महायुति है वो बम्पर तरीके से आ रही है। और वही नतीजा जब 23 नवंबर को आपको रिजल्ट दिखाई दिया, 1 घंटे 1.5 घंटे तक कई चैनल कांटे की टक्कर दिखा रहे थे, लेकिन किस तरीके से अचानक एक एक मिनट में वो 20-30 सीटें उनकी महाविकास आघाड़ी की घटा रहे थे और महायुति की बढ़ा रहे थे। खैर, ऐसे चैनलों पे ज़्यादा आप भी ध्यान मत दीजिए, क्योंकि जो जमीनी हकीकत है वो ऐसे चैनलों से दूर रहती है। उनको आभास नहीं हो पाता, कि क्योंकि वो अपने आका जो होते हैं उनकी बात वो उसी पे रिपीट करते रहते हैं, उन पे ध्यान मत दीजिए। तो जिस तरीके से आपने ये कहा कि अब तो रिजल्ट आ चुका है महाराष्ट्र का, बम्पर तरीके से 235 सीटें महायुति की आ गई हैं और 50 पर सिमट चुकी है आपकी महाविकास आघाड़ी। तो आप ये देखिए कि अब सबसे बड़ा जो सवाल महाराष्ट्र की जनता इस समय जो पूछ रही है, जो आपने भी हमें पूछा कि आखिर महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होने वाला है, तो इसी पर हम भी वहां पर जनता की राय ले रहे थे। तमाम जब हम एग्जिट पोल कर रहे थे, जनता जैसे वोटिंग करके बाहर निकल रही थी, तो उनसे हमने एक ही सवाल पूछा था। चाहे हम जहां भी हमने लोगों से जनता की राय लिए, चाहे मराठवाड़ा विदर्भ हो, चाहे आपके वेस्ट महाराष्ट्र हो, आपका नॉर्थ महाराष्ट्र हो, कोंकण और ठाणे का क्षेत्र हो, तमाम हर क्षेत्र में हमें एक ऐसा लीडर मिला जहां पर उसकी हर जगह पैठ है। चाहे आप एकनाथ सिंह, जो महायुति की अभी मुख्यमंत्री तो महायुति गठबंधन से ही बनेगा, चाहे आप अजीत पवार को ले लीजिए, चाहे एकनाथ शिंदे को ले लीजिए, इन दोनों नेता में से ऐसा कोई भी नेता नहीं है जिसका पैन महाराष्ट्र पूरा एक तरीके से एक छत्र राज हो, यानी पूरे महाराष्ट्र को वो कवर करता हो। जी, मतलब उनको वहां पर पूरे महाराष्ट्र में जानने वाला। एकनाथ शिंदे ले लीजिए, उनका मेन गढ़ क्या है? उनका ठाणे है, मुंबई है और मराठवाड़ा है, और कुछ कुछ हद तक अपन विदर्भ का थोड़ा इलाका ले लीजिए और आपका थोड़ा नॉर्थ महाराष्ट्र ले लीजिए। वेस्ट महाराष्ट्र में भी उनका उतना कोई वर्चस्व नहीं है। तो एक तरीके से जो देखा जाए, चाहे वो अजीत पवार ले लीजिए, अजीत पवार का भी थोड़ा वेस्ट महाराष्ट्र में, क्योंकि शरद पवार का गढ़ है, तो वो एनसीपी को तोड़ के यहाँ आए हैं, तो इसलिए उनका भी वहाँ पर गढ़ है, वहीं से उनकी ज़्यादा सीटें आई हैं। और कुछ हद तक नॉर्थ महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ किसान हैं, जहाँ जहाँ महाराष्ट्र में किसान हैं, वहाँ वहाँ थोड़ा थोड़ा अजीत पवार को भी जानते हैं। लेकिन जब सीएम पद के लेकर, जब सीएम के चेहरे को महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा उसको लेकर जब हम जनता से बात कर रहे थे, तो उनका यही मानना था कि एक ही नाम उनके जुबान पे था कि देवेंद्र फडणवीस। तमाम, चाहे आप विदर्भ का इलाका ले लीजिए, विदर्भ में तो देवेंद्र फडणवीस की खुद सीट आती है, वो नागपुर से ही आते हैं, विदर्भ में तो उनका बोलबाला है ही। चाहे वो मराठवाड़ा में ले लीजिए, मराठवाड़ा में इसलिए है क्योंकि जो एससी बीसी जो आपका आरक्षण था मराठा समुदाय के लिए, वो पहली बार किसी नेता ने, वो भी बीजेपी के नेता ने, तमाम इतने बड़े बड़े मराठा वहां पर मुख्यमंत्री हुए। शरद पवार वहां पर 2-3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के इतने बड़े बड़े वहां पर मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कभी भी मराठा समुदाय को आरक्षण नहीं दिया।
लेकिन जो देवेंद्र फडणवीस हैं वो जबकि मराठी समुदाय से आते हैं, ब्राह्मण परिवार से हैं वो, लेकिन वो मराठा समुदाय के न होते हुए भी उन्होंने वहां पर 10% उनको आरक्षण दिया। यानी आप ये कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र में हर एक इलाका ले लीजिए, महाराष्ट्र का कोना कोना जो है वो पसंद भी कर रहा है और चाहता भी है कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बने। तो जैसे आपने कहा पसंद, आखिर किसी नेता को जनता क्यों पसंद करती है? जब उसके वो कार्यकलाप देखते हैं, उनके जो काम होते हैं उसको देखते हुए, जब वो सबसे अहम जो बात रही देवेंद्र फडणवीस के पक्ष में, उन्होंने 5 साल महाराष्ट्र की जनता की सेवा की, उन्होंने 5 साल वहां मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उस मुख्यमंत्री को रहते हुए 2019 में वो फिर उनके काम पर लोगों ने वोट दिया था। जब शिवसेना ये एक थी, जब उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे एक थे 2019 में, आपको पता हो किस तरीके से बम्पर तरीके से बहुमत मिला था बीजेपी और शिवसेना को। लेकिन वो तो अलग बात रही कि उद्धव ठाकरे अपने मुख्यमंत्री के लालच में उधर चले गए, लेकिन जो बहुमत मिला था वो देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पे मिला था। पहली बार 2024 में जब बीजेपी आई थी, लगभग 125 सीटें बीजेपी को मिली थी। उसके बाद 2019 में किस तरीके से 105 सीटें मिली थी, लेकिन गठबंधन को बहुमत मिल चुका था। तो एक तरीके से उस समय ये हमें पता लग गया था कि देवेंद्र फडणवीस आने वाले टाइम में एक महाराष्ट्र के सबसे बड़े लीडर होने वाले हैं। लेकिन और इस चुनाव में कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस ने खुद को प्रूव भी किया है। अगर देखा जाए जिस तरीके से सीटें आई हैं, जिस तरीके से कैंपेन रहा है, पार्टी के लिए कार्य रहा है, तो खुद को प्रूव भी करके दिखाया उन्होंने। ये प्रूव एक तरीके से मैं आपको बता दूं कि देवेंद्र फडणवीस को विपक्ष में जितने भी विपक्षी हैं उनमें एक नाम आपको हर किसी की जुबान पे मिलेगा, चाहे वो शरद पवार लीजिए, नाना पटोले लीजिए, चाहे उद्धव ठाकरे। उनको एकनाथ शिंदे से उतनी चिढ़ नहीं है, उतनी परेशानी एकनाथ शिंदे से नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी जिनसे है वो है देवेंद्र फडणवीस। चुनौती सबसे बड़ी वही थी। जी जी जी, यही चुनौती इसलिए है क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने जो उद्धव ठाकरे का घमंड था उसको चूर किया और जो बाला साहब ठाकरे की विचारधारा थी उस विचारधारा के धड़े को एकनाथ शिंदे को अपने साथ ले आई। वैसे ही जो शरद पवार हैं, अपने जिस तरीके से उन्होंने जो किसानों के लिए वहां पे काम हो रहे थे महायुति सरकार में, किस तरीके से जब 2019 में अचानक आपने देखा होगा कि सुबह सुबह देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार वहां पर मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की शपथ ले लेते हैं। उसके बाद किस तरीके से जो अजीत पवार हैं उनको छोड़ के फिर से शरद पवार के साथ आ जाते हैं। तो जो कहा जा रहा है कि इसमें जो रणनीति थी वो शरद पवार ही की थी, लेकिन अचानक एक तरीके से शरद पवार ने नीचा दिखाने के लिए देवेंद्र फडणवीस को, उनकी राजनीति को खत्म करने के लिए एक षड्यंत्र रचा था। जिस षड्यंत्र में के बाद आपने देखा होगा कि देवेंद्र फडणवीस को पूरे देश भर से जितने भी राजनेता थे, वरिष्ठ पत्रकार थे, उन्होंने एक तरीके से उनको एक ऐसा नेता बता दिया कि जिसको ज्ञान नहीं है राजनीति का, कि आखिर उनके पैर के नीचे अचानक कुछ घंटे में ही कैसे पलट गई अजीत पवार। एक तरीके से उनको बेवकूफ़ बताने का प्रयास किया गया महाराष्ट्र की जनता के सामने। लेकिन 2-2.5 साल उनके पास पूरा मौका था, उनके पास 105 सीटें थी। वो चाहते तो पूरे अपने जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको ये कह सकते थे कि अगर आप मुझे मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं तो मैं डिप्टी सीएम भी नहीं रह सकता, उन्होंने कहा था। लेकिन केंद्रीय आलाकमान ने उस समय उनको ये कहा कि आप भले इस समय डिप्टी सीएम रह जाइए। तो उन्होंने उसके बाद किस तरीके से एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर काम किया। भले उनकी 40 सीटें थी एकनाथ शिंदे को, पर आज तक एक भी ऐसी खबर नहीं आई होगी आपको 2.5 साल में कि जहां पर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में कोई टकराव नजर आए। जबकि 3 बड़े बड़े विपरीत विचारधारा वाले गठबंधन, भले शिवसेना और उद्धव। वही आपने भी सर्वे किया तो बैलेंस की बात लगातार हो रही थी कि महायुति में जिस तरीके का बैलेंस दिखा वो महाविकास अघाड़ी में तो हमने नहीं देखा। अभी भी लड़ रहे हैं, हारने के बाद भी लड़ रहे हैं, तो ये स्थिति है। तो कहीं ना कहीं ये बैलेंस जो बना है किसकी वजह से बना है और कैसे ये मुमकिन हो पाया? देखिए, जिस तरीके से 2 छोटे छोटे दल थे, चाहे उस एकनाथ शिंदे को ले लीजिए, उनका भी पूरी पार्टी नहीं थी क्योंकि उद्धव ठाकरे जो मेन, भले एकनाथ शिंदे को आज वहाँ की जनता ने मान लिया कि ये असली शिवसेना है, लेकिन जिस तरीके से बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं उद्धव ठाकरे, तो एक तरीके से एक दिमाग में आ जाता है कि असली शिवसेना भले ही उद्धव ठाकरे को मानते हैं, उनके पुत्र हैं, लेकिन अब जो जनता ने मैंडेट दिया है उसमें ये साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि एकनाथ शिंदे को जनता ने मान लिया कि महाराष्ट्र की जनता ने कि यही अब असली शिवसेना है। वैसे ही अजीत पवार जो हैं उनको असली एनसीपी मान लिया है। अब मुझे ये बताइए, अगर कोई गठबंधन है ऐसे विपरीत मानसिकता वाले जैसे अजीत पवार हैं, उनकी विचारधारा उतनी बीजेपी से नहीं मिलती है, लेकिन वो एक तरीके से महाराष्ट्र के विकास के लिए वो महायुति के साथ आए। उन्हें ये लगता था कि अगर हम विपक्ष में रहते हैं
तो हमारे महाराष्ट्र की और जो उनके क्षेत्र हैं जहां से वो उनके विधायक हैं, चाहे वो वेस्ट महाराष्ट्र जहां पर उनका गढ़ है, उसका भला नहीं हो सकता है। अगर वो सरकार में रहते हैं, अजीत पवार का मानना ये था, शरद पवार से अलग इसीलिए हुए, उनका ये कहना था कि अगर हमारे पास मौका है कि हम अपनी जनता के लिए सरकार में रह के अगर कुछ कर सकते हैं तो क्यों नहीं हम बीजेपी के साथ मिलकर अपने लोगों का भला कर सकते हैं। आज वो फायदा उनको सच में साबित हुआ है। और वहां पर महाराष्ट्र में, वेस्ट महाराष्ट्र में, जहां पर शरद पवार 10 सीटों पे आज सिमट चुके हैं, वहां पर अजीत पवार आज लगभग 41-42 सीटों लेके एक तरीके अच्छा, से बड़ी पार्टी बन गई है। यहाँ पर एक और सवाल है, हम बैलेंस की जो बात कर रहे जी। हैं अब, क्योंकि मुख्यमंत्री को लेकर सबसे बड़ा सवाल है। अब जैसा कि बयान आया है, अजीत पवार तो इस समर्थन में है कि देवेंद्र फडणवीस जो हैं वही मुख्यमंत्री बने, लेकिन क्या लगता है कि अगर देवेंद्र फडणवीस का नाम निकल कर आता है, आला कमान ये तय करता है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे, तो वही बैलेंस जो है बरकरार रहेगा या हो सकता है कि थोड़ा मनमुटाव की स्थिति हो जाए? क्या लगता है? तो जैसे आपने भी ये कहा कि मनमुटाव या टकराव होने की क्या आने वाले समय में संभावना है, जहां तक हमें लगता है ये मैंडेट आप देखिए हर किसी पक्ष के एक तरीके से खुश करने वाला है। चाहे वो एकनाथ शिंदे ले लीजिए, एकनाथ शिंदे ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। चाहे वो अगर उद्धव ठाकरे के भी साथ रहते तो कभी भी मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन एकमात्र जिनकी वजह से वो मुख्यमंत्री बन पाए वो हैं देवेंद्र फडणवीस। उन्होंने अपने कद को इतना जमीन स्तर पर ले आए देवेंद्र फडणवीस। उन्होंने तमाम जो लोग कह रहे थे कि उनकी एक तरीके से बेइज्जती हो गई है, कि उनको सीएम पद से सीधे डिप्टी सीएम बना दिया, उनका डिमोशन हुआ है, तमाम लोगों की जितने भी बातें थी और तमाम जो वहां पर टूट फूट का जो आरोप लगाया जाता है, सबसे ज्यादा वो देवेंद्र फडणवीस पे वहां पे विपक्ष वाले आरोप लगाते हैं कि उन्हीं की वजह से ये इतनी तोड़ फोड़ वहां की राजनीति में हुआ है। तो उनका ये कहना था देवेंद्र फडणवीस का चुनाव के दौरान कि तमाम मुझे जितनी भी गालियां दी जाती है, मैं एक तरीके से विष पीने का महाराष्ट्र की राजनीति में काम कर रहा हूं। और आज वो नतीजा दिखा है। एकनाथ शिंदे को एक ही चीज सता रही थी कि इस चुनाव में कि क्या जो उन्होंने टूट कर वो आए हैं उद्धव ठाकरे से, क्या जो जनता है वो उनको स्वीकार करेगी। आज उनके पास लगभग 57 विधायक हो गए हैं। 40 विधायक थे, आज 57 बढ़ के हो गए हैं। तो एक चीज जो उनके लिए अच्छी साबित हुई है कि उन्हें ये पता चल चुका था कि अगर महायुति की फिर से सरकार आती है तो उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि बड़ी जो पार्टी है बीजेपी, वो एक बार आपको मौका दे सकती है लेकिन दोबारा नहीं दे सकती। अब जो जनादेश आया है, 132 आपकी बीजेपी की सीटें, 144 चाहिए, लगभग 12 सीटें बहुमत के लिए बीजेपी को 12-13 सीट चाहिए। आज 5 निर्दलीय, चाहे वो रवि राणा ले लीजिए, जिस तरीके से नवनीत राणा के हस्बैंड हैं। यानी आप कह रहे हैं कि आसानी होगी बीजेपी के लिए अगर पूरा आसान हो चुका है। जो जनता ने इस बार मैंडेट दिया है वो एक तरीके से बीजेपी और महायुति, और बीजेपी महायुति में भी सबसे ज्यादा देवेंद्र फडणवीस के नाम पे मिला है। जो आपने जिक्र किया निर्दलीय जो है, कहीं ना कहीं अगर देवेंद्र फडणवीस का नाम ही चुना जाता है, जैसा कि चर्चाएं चल भी रही हैं, तो इसमें शिंदे हो या अजीत पवार हो, उनको ये भी पता होगा कि बीजेपी के पास कुल मिलाकर इतनी सीटें आई हैं कि कुछ विधायक भी वो अपनी तरफ खींच लेगी तो वो अपने दम पर वहां पर सरकार बना लेगी। तो फायदा इसी में ही है कि सरकार के साथ रहे। तो जैसे कई वहाँ के लोकल पत्रकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता वो तो फिर टूट के वो उद्धव ठाकरे के पास चले जाएंगे। ये कतई नहीं होने वाला, क्योंकि एकनाथ शिंदे जी को भी ये पता है कि अजीत पवार भी उन्हीं के आसपास हैं। 41 सीटें उनके पास हैं अजीत पवार के साथ, और 57 सीटें आपके एकनाथ शिंदे के पास हैं। तो अजीत पवार ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि फिर से उनके बराबर वाला कोई मुख्यमंत्री बन जाए। या तो वो ये चाहते हैं हम खुद बने, लेकिन उनको ये भरोसा है, पता है कि मुख्यमंत्री बनना तो नामुमकिन है, क्योंकि बीजेपी के पास पूरे तरीके से बहुमत है, अपने अकेले दम पे है। अगर आज अजीत पवार भी चले जाएं, आपके एकनाथ शिंदे जी भी चले जाएं, फिर भी बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अकेले दम पे उनकी 132 सीटें हैं, 5 आज निर्दलीय और तमाम छोटी पार्टियों ने उनको समर्थन दे दिया, 137 सीटें हो गई हैं। तो करीबन 6, 7, 8 सीटें उनको और चाहिए, 8 सीटें। तो 8 सीटें जो बाकी निर्दलीय आए हैं और कुछ आए हैं, कुछ इनके भी टूट जाएंगे अगर ये जाना चाहते हैं। तो ऐसा कुछ भी अब होने वाला नहीं है, क्योंकि तीनों बड़े बड़े नेता, आपके एकनाथ शिंदे हों, देवेंद्र फडणवीस हो और आपके अजीत पवार हो, तीनों के लिए खुशी की लहर ये रिजल्ट लेके आया है महाराष्ट्र का। सबके लिए इस बार झोली में सबके लड्डू पड़े हुए हैं। तो डिप्टी सीएम मिल रहा है, जहां बिना बोले ही मिल रहा है। लगभग 22 से 24 मिनिस्टर आपके बीजेपी के बनने वाले हैं,
और 10 से 12 एकनाथ शिंदे के और 8 से 10 आपके अजीत पवार के हैं। और बड़े बड़े मंत्रालय इनको दिए जाएंगे जब इन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, एकनाथ शिंदे हो। अच्छा मोलेश्वर जी, जी यहाँ पर एक और जो खबरें छनकर सामने आ रही हैं वो ये कि जैसा कि हमने देखा कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में एक नया चेहरा सामने रखा, एक सरप्राइज था सभी के लिए ना। तो क्या महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा लगता है या देवेंद्र फडणवीस क्लियर है? क्योंकि क्योंकि पहले हो चुका है, तो ऐसे में संजय राउत भी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में और राजस्थान में जो हुआ, पता चले कि अमित शाह और मोदी मिलकर यही खेल जो है महाराष्ट्र में कर दे। नहीं नहीं, जिस तरीके से आपने कहा है कि मध्य प्रदेश हो और चाहे राजस्थान ले लीजिए, चाहे छत्तीसगढ़ ले लीजिए, दरअसल वहाँ क्या हुआ है कि वहाँ जनता ने भरपूर तरीके से बीजेपी को समर्थन दिया, लेकिन उस टाइप का कोई लोकल लीडर नहीं था वहाँ पे। जो भी था ओल्ड एज वाले जितने भी आपके बड़े बड़े नेता, वसुंधरा राजे हो, शिवराज सिंह चौहान हो, शिवराज जी को मिनिस्टर कैबिनेट में ले लिया गया और नए चेहरे को वहाँ पर एक तरीके से नया जो स्थानीय नेता उसको डेवलप करने की बात वहाँ पर बीजेपी करती है। उनका ये मानना है कि नई राजनीति के लिए आपको नए लीडर भी चुनने पड़ेंगे स्थानीय स्तर पे। लेकिन आप देवेंद्र फडणवीस के अलावा अगर बीजेपी में किसी बड़े लीडर को खोजेंगे तो उतना बड़ा नाम नहीं है। जो पैन महाराष्ट्र आपके जो लीडर हैं जिनकी इतनी बड़ी साख है वो देवेंद्र फडणवीस के। उन्होंने जो आज देवेंद्र फडणवीस हैं, 2014 में जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब के देवेंद्र फडणवीस और आज के देवेंद्र फडणवीस जमीन आसमान का फर्क है। आज वो लगते हैं कि सच में वो एक महाराष्ट्र के नेता हैं। चाहे उनको आज वो उनको किसी के सामने झुकना भी आता है और सम्मान के साथ, लगभग संयम के साथ उन्होंने 2.5 साल ऐसे नेता के अंडर में काम किया जो उनसे काफी मतलब एक तरीके से राजनीतिक करियर में काफी छोटे हैं, एकनाथ शिंदे जी, और उतना बड़ा उनका भी कोई कद नहीं था। आज वो भले मुख्यमंत्री, उनको बीजेपी ने बना दिया, आज उनका पूरे महाराष्ट्र में नाम है। तो मैं आपको ये बता दूं कि 2.5 साल किसी के अंडर में काम करना ये बहुत बड़ी बात है उस नेता के लिए जो पहले 5 साल पूरी तरीके से मुख्यमंत्री रहा हो। तो देवेंद्र फडणवीस ने 2.5 साल का इंतजार किया है, तमाम गालियां खाई हैं, और आज जैसे ही अभी 6 महीने पहले ही लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, उस समय जो करारी हार हुई थी बीजेपी के, उस समय उन्होंने आला कमान से कहा था कि मेरी वजह से आज महाराष्ट्र में मैं अपनी एक तरीके से इस दायित्व को लेता हूं और जो हार हुई है मैं इसको स्वीकार करता हूं, अपने पद से इस्तीफा देता हूं। लेकिन उस समय अमित शाह जी और मोदी जी ने उनको ये कहा था कि अब कुछ महीने रह गए हैं तो आप डिप्टी सीएम बने रहिए और उसके रहते हुए काम करिए। और तमाम जो रैलियां हुई थी आपके महाराष्ट्र में, एक तरीके से जो कैंपेन सॉन्ग था उनका पूरा एक तरीके से देवा भाव के नाम से जो बनाया गया था, उससे हमें ये लग गया था कि आने वाले समय में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने में कोई भी संकोच नहीं होने वाला है। बीजेपी के खुद अंदर में भी बड़े बड़े नेता हैं, जो स्थानीय नेता हैं, वो एक तरीके से देवेंद्र फडणवीस के साथ हैं और उनको जो लगभग 2-2.5 साल का इंतजार करना पड़ा। 2.5 साल पहले आपके महाविकास आघाड़ी की सरकार रही, 2.5 साल आपके एकनाथ शिंदे की रही, एक तरीके से 5 साल उन्होंने इंतजार किया। इस 5 सालों में उन्होंने बहुत अपने आप को परिवर्तित किया है। तो हमें ये लगता है कि अब उनको कोई भी यहाँ पर परेशानी नहीं होने वाली है। उन्होंने किसी के अंडर में रहते हुए भी काम कर लिया है और अब जो वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो उन्हें अब पूरा आ चुका है कि कैसे बड़े बड़े कोलिशन वाली जो सरकार चलती है आपकी अलायंस वाली, उसको चलाने का उनका पास पूरा अनुभव है। और इस बार तो छप्पर फाड़ वहां की महाराष्ट्र की जनता ने उनको समर्थन दिया है। लगभग 288 में से 235 सीटें हैं। यानी जनता की जो पसंद है वही जो है मान ली जाए, ऐसा आपको लगता है कि इस बार देवेंद्र फडणवीस का ही चेहरे पर मुहर? जी, इस बार कोई भी किंतु परंतु नहीं होने वाला है। आज शाम को अभी एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार फ्लाइट से अभी अमित शाह को मिलने दिल्ली आ रहे हैं। उसमें आपका कुछ उसमें मिनिस्टर आपके सीएम पद पे कोई बहस नहीं होने वाली है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने भी ये कह लिया है कि जो मुख्यमंत्री पद है वो आपके प्रधानमंत्री जी तय करेंगे, नरेंद्र मोदी जी तय करेंगे। और उनके काडर के बड़े बड़े प्रवक्ता भी ये पहले कह चुके हैं कि क्यों नहीं हम, बीजेपी ने अगर हमारे 40 एमएलए रहते हुए हमें सीएम बनाए तो क्यों नहीं हम, उनके लगभग 132 सीटें आई हैं, क्यों ना हम इस बार उनको समर्थन दें। तो उनके अंदर भी कोई इस बार किंतु परंतु नहीं है। लेकिन जो महाविकास आघाड़ी वाले हैं, संजय राउत है, वही है कि उनको हर दिन आकर मीडिया के सामने कुछ ना कुछ बोलना है। उनके पास अब तो कुछ एमएलए रह नहीं गए हैं, 20 सीटें वो लेके आए, टोटल उनके पास 50 महाविकास आघाड़ी के पास हैं न। इस बार उनके पास विपक्ष का नेता बनने के लिए पर्याप्त संख्या बल है।
तो उनके पास अब एक ही है कि संजय राउत जैसे नेता हर दिन आए और कभी कहें कि देवेंद्र फडणवीस हार गए, अच्छा, उनको नहीं यहाँ बनाया पर जाएगा। राजनीतिक भविष्य क्या नजर आता है उद्धव ठाकरे का अब, क्योंकि ये चुनाव तो पूरी तरीके से जो है वो भी 10 सीटें भी हार जाते अगर मन से अपने उम्मीदवार ना उतारते, तो क्या राजनीतिक भविष्य है उद्धव ठाकरे का आपको लगता है इस चुनाव के बाद? मुझे लगता है कि जिस तरीके से पहले उद्धव ठाकरे के जो एक तरीके से उनको ये लगता था कि जो जनता है महाराष्ट्र की, उनके पिताजी हिंदू हृदय सम्राट की वजह से उनको अपनाएगी वहाँ की जनता। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कहाँ उद्धव ठाकरे कहाँ उनके पिताजी हिंदू हृदय सम्राट थे, उनको आज लोग वहाँ महाराष्ट्र की जनता जनाब करके पुकार रही है। वक्फ बोर्ड को लेकर उनका किस प्रकार से रुख रहा है आपने देखा होगा। तो तमाम जो ये बातें निकल के सामने आ रही हैं, अब मुझे ये लगता है कि बीएमसी के चुनाव से पहले या बाद में उद्धव ठाकरे को खुद महाविकास आघाड़ी के नेता उनको किनारा कर देंगे, उनको अलायंस से हटा देंगे। अच्छा, क्योंकि आप जनता के बीच जब गए तो उद्धव ठाकरे को लेकर क्या राय थी जनता की? मतलब इस बात से नाराज थे कि बाला साहेब ठाकरे की जो पार्टी थी, हिंदुत्व की जो विचारधारा थी, उससे उद्धव ने त्याग दिया, या जिस तरीके से 2019 में बीजेपी के साथ सरकार बनाने का मौका मिला, उसके बाद जो है कांग्रेस और उसके शरद पवार की पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया, नाराजगी किन वजह से थी? क्या भ्रष्टाचार के मामले आए, जेल गए नेता, क्या नाराजगी नजर आई उद्धव के लिए आपको? उद्धव ठाकरे के लिए एक ही वहां पर जनता का ये कहना था कि 2.5 साल वो जब मुख्यमंत्री रहे कोरोना काल के समय, जहां पर आपने देखा होगा बड़े बड़े मिनिस्टर आपके बड़े बड़े सीएम उस समय जमीन पे काम कर रहे थे, लोगों के पास जा रहे थे, उनके दुख सुख को बांट रहे थे, उनको जो प्रॉब्लम आ रही है कोरोना के टाइम पे दवाइयाँ पहुंचा रहे थे। लेकिन जो मुख्यमंत्री उस समय थे आपके उद्धव ठाकरे, वो घर से निकले ही नहीं, वो बाहर आपको किसी भी जगह पे नहीं मिले। तो उद्धव ठाकरे का बस आपको ज़्यादा वर्चस्व आपके मुंबई के इलाके में और थोड़ा मराठवाड़ा में ले लीजिए, उसके अलावा उनकी कोई पहचान नहीं है। उनको विदर्भ में कोई नहीं जानता है, उनको ना पश्चिम महाराष्ट्र में उतना जानता है कोई, ना उनको आपके उत्तरी महाराष्ट्र में जानते हैं। तो वो एक तरीके से एक भूभाग के एक छोटे से भूभाग जो सिमट कर आपका रह गए। मुंबई का और ठाणे का इलाका है वहीं जानते हैं, और वहां भी उनका आज सुपड़ा साफ हो चुका है। तो लगातार हमने ये देखा कि आखिर उद्धव ठाकरे को वोट कौन कर रहा है। मुस्लिमों के अलावा उद्धव ठाकरे को जो पुराने शिवसैनिक थे वो भी छटक गए इस बार, जिस तरीके से उनके तमाम बड़े बड़े बयान रहे, और संजय राउत के जिस तरीके से बड़बोले बयान रहते हैं, महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक बातें करने का उनको शौक है। तो इस तरीके से इस बार जनता ने, वहाँ की जनता ने उनका शौक भी पूरा कर दिया। अब वो किस चेहरे को लेके मीडिया के सामने आ रहे हैं ये तो हमें भी नहीं पता है। शायद इतने क्या बोलते हैं उसे, इतने वो शर्मनाक हो चुके हैं कि अब तो उन्हें चेहरा दिखाने में भी शर्म नहीं आ रही होगी। तो यही बात है कि जो कहते थे कि हम 200 पार करने वाले हैं महाविकास आघाड़ी वाले, वो 50 पे सिमट जाते हैं और उसके बाद भी मीडिया के सामने ऐसे हंसते हुए आते हैं। तो ये आप लगा सकते अच्छा, हैं कि महायुति को ये मैंडेट मिलना, ये इतना ज्यादा सीटें मिलना, क्या लगता है कि शिंदे ने भी अगर 2.5 साल की जो सरकार चलाई है, जो योजनाएं थी, खास तौर पर लाडकी बहन योजना और तमाम योजनाओं, क्योंकि हमने आपकी ग्राउंड रिपोर्टिंग पूरी देखी कि किस तरीके से जो मुस्लिम वर्ग है वो भी योजनाओं का लाभ ले रहा है, लेकिन क्या लगता है कि जो महिलाएं थी, मुस्लिम जो महिलाएं थी, उन्होंने भी कहीं ना कहीं खेला किया है? क्योंकि तमाम रिपोर्टिंग तो हमने देखी कि किस तरीके से वोट तो हम महाविकास आघाड़ी को देंगे, लेकिन फायदा हम सारी योजनाओं का ले रहे हैं। तो क्या खेला हुआ है इस बार? क्या लगता है ग्राउंड पर क्या नजर आया? तो जिस तरीके से आपने देखा है कि 30 साल बाद का रिकॉर्ड टूटा है आपके महाराष्ट्र की विधानसभा में, इतनी बम्पर वोटिंग का लगभग 4 से 4.5% आपका वोट इंक्रीज हुआ है। इसमें सबसे बड़ा हाथ जो बताया जा रहा है वो महिलाओं का था। महिलाओं ने इस बार ये देखा, सबसे बड़ी जो एक तरीके से दिलचस्प जो बात रही कि दिवाली के ठीक पहले योजना तो थी 1500 रुपये वाली, लेकिन उनके खाते में आए 7,500 रुपये। तो कई जो ग्रामीण महिलाएं थी जो जिनको ज़्यादा पता नहीं रहता राजनीति के बारे में, उन्हें ये लगा कि शायद ये 7,500 मंथली मिल रहा हो, तो वो इस तरीके से खुश थी। और तमाम दिवाली के ठीक पहले जब लोगों के पास पैसे खर्च करने के लिए पैसे होते नहीं है, उस समय अगर किसी के घर में अगर 2 लड़कियां हैं उनके नाम पे और उनको 7,500 15,000 मिल जाते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है उस घर के लिए, जहां पर 500 रुपये 200 रुपये दिहाड़ी कमाना भी एक दिन के लिए मुश्किल हो जाता है। यानी यहाँ पर स्ट्रेटजी की बात करनी होगी, जो रणनीति तैयार की थी जिस तरीके से वोटर्स को साधने के लिए, वो भी एक तरीका होता है हर एक राजनीतिक दल का, जो कांग्रेस पार्टी कभी नहीं कर पाई, जो उद्धव ठाकरे कभी नहीं कर पाए, तो वो यहाँ पर बीजेपी ने हरियाणा के साथ साथ वो महाराष्ट्र में भी कर दिया। तो तमाम जो महिलाएं हैं, लगभग अगर 10-20 हजार महिलाएं भी
अगर उन्होंने लाडकी बहना को देखते हुए अगर वोट किया, उन्होंने पार्टी को देखते हुए अगर नहीं वोट किया है, तो अगर आप मार्जिन देख लीजिए तमाम जो सीटों का लगभग 40 से 50 हजार के बीच में है। अगर 20,000 भी महिलाएं जो पहले महाविकास आघाड़ी को वोट दे चुकी थी लोकसभा में, अगर वो खिसक के अगर महायुति के पास आ भी जाती हैं, तो जो गैप है, जो मार्जिन है, वो 40,000 का हो जाता है। तो ऐसे जो मार्जिन है 40 से 50,000 वाले, ये तमाम वो सीटें हैं। अगर ये लाडकी बहना योजना नहीं होती तो इसमें बीजेपी का जीतना और महायुति का जीतना मुश्किल हो जाता है। लेकिन एकमात्र इस योजना ने आपके ले लीजिए वेस्ट महाराष्ट्र में अजीत पवार को जिताया है, मराठवाड़ा में महायुति को जिताया है, विदर्भ में बीजेपी की बम्पर सीटें लाई हैं। ये अगर आपको लाडकी बहना की योजना के अलावा आपको लगता है कि अगर हिंदू एकजुट हुए हैं उसका असर दिख रहा है, तो हम उनको ये कहना चाहते हैं, झारखंड में क्या हुआ? एकमात्र जो झारखंड में भी जो योजना चल रही थी, वहां पर जो बहनों को लाडकी बहना की तरह वहां पर भी पैसे दिए जा रहे थे, उसका फायदा भी वहां पर आपके हेमंत सोरेन को हुआ, वैसा ही फायदा यहाँ पर बीजेपी को हुआ। तो जो लाडकी बहना है, इन्होंने पार्टियां नहीं देखी, इन्होंने पैसा देखा, इन्होंने देखा जिन्होंने हमें फायदा दिया है हम उनके साथ हैं। कांग्रेस भी वादा करी थी 3,000 का, लेकिन महिलाओं को ये था कि जो दे रहे हैं उसके साथ खड़े होने में क्या दिक्कत है, और 2100 रुपये का बीजेपी ने वैसे ही वादा कर लिया था, इस वजह से वो और खुश हो गई। तो जो लाडकी बहना है, इनका ये कमाल देखिए कि अगर ये योजना नहीं होती तो मैं आपको ये साफ कहना चाहता हूँ कि जमीन पे ये बात थी कि इस योजना के न होते हुए जो आज आपको आंकड़े 50 महाविकास आघाड़ी के दिखाई दे रहे हैं, ये महायुति के भी हो सकते थे। इस योजना ने इतना वहां पर ड्रास्टिक चेंज लाया है और एक तरीके से सत्ता को पूरी तरीके से वहां पर महायुति की बनाई है। तो नहीं तो जो आज संजय राउत कह रहे हैं, जो आपके उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि हमें तो लग ही नहीं रहा था जमीनी स्तर पर कि ये आखिर कैसे हो गया, ये इसलिए हुआ क्योंकि महिलाओं ने पार्टियां नहीं देखी, उन्होंने अपना हित देखा और आज वहां पर महायुति की सरकार बनी है। इसका बड़ा योगदान महिलाओं को दे सकते हैं। तो आपने यहाँ अपना जमीनी अनुभव जो है वो तो पूरा हमारे साथ शेयर कर लिया और ये भी बता दिया कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। एग्जिट पोल तो बिल्कुल सटीक था, अब देखना होगा इस पर भी आपके मोहर लगती है या नहीं, शाम तक ये चीज क्लियर हो जाएगी। इसमें मोहर की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जग जाहिर है कि अगर 137 सीटें अगर बीजेपी के पास हैं तो एक तरीके से कोई राजनीति में अगर नौसिखिया भी आएगा तो वो पहचान लेगा कि इनका मुख्यमंत्री बनने वाला है, तो वो तो बोलने वाली बात रहती है। अब बात केवल इस पे है कि बड़ा मंत्री प्रभार किसको मिलता है, चाहे वो गृह मंत्री का पद हो, चाहे आपके वित्त मंत्रालय का पद हो। ये कहा जा रहा है वित्त मंत्रालय का पद फिर से अजीत पवार के पास आएगा और गृह मंत्री शायद हो सकता है एक फडणवीस साहब अपने पास ही रखें और बाकी जो पीडब्ल्यूडी वाली डिपार्टमेंट है उनको एकनाथ शिंदे जी को दिया जा सकता है। मेरा आखिरी सवाल, अब क्योंकि ये चुनाव तो खत्म हो गया, इसके बाद बीएमसी का चुनाव होगा और विधानसभा से कम नहीं होता है बीएमसी का और चुनाव, इसके बाद फिर दिल्ली का भी आने और वाला फिर है। इसके बाद दिल्ली का भी चुनाव आने वाला है। तो बीएमसी का चुनाव किस तरीके से देखते हैं, और क्योंकि दिल्ली का चुनाव का भी जिक्र कर दिया है, तो क्या रहेगा जमीनी आकलन, क्या कैसे करेंगे, क्या लगता है? बीएमसी का बता दीजिए पहले तो, क्योंकि मुंबई घूमकर आए हैं, तो कैसा चुनाव रहेगा और किसका पलड़ा भारी रहेगा? तो जैसे आपने कहा बीएमसी का, तो विधानसभा का चुनाव एक ये होता है कि वो जो आपकी सरकार होती है उसके काम और उसकी जो नाकामी है उसके आधार पे चुनाव होता है। लेकिन जो आपके बीएमसी का इलेक्शन है, ये वार्डों के जितने भी आपके पार्षद होते हैं उनके काम पे होता है। वहाँ पर ज़्यादातर एक तरीके से आपको ये बता दूं कि उनके जो जितना लोगों से कनेक्ट होगा पार्षदों का, जितना उनके वार्डों में काम होगा, उनके आधार पे हो सकता है। भले आपको जो लाडकी बहन है इसका योजना का फायदा आपको विधानसभा में मिल गया, पर जरूरी नहीं कि वो उसको बीएमसी में मिलेगा। उसके लिए एक पूरी अलग तरीके से रणनीति बनानी होगी बीजेपी और महायुति को, और ये देखना होगा, दिलचस्प होगा, क्योंकि इस बार करारी हार हुई है महाविकास आघाड़ी की, तो वो भी एक तरीके से अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे इस बीएमसी इलेक्शन में। बीएमसी में तो वैसे भी घोटाले बहुत ज्यादा हैं, अगर उद्धव ठाकरे के तरफ से देखे जाएं तो कई घोटाले निकलकर सामने आए हैं। लगता है कि बीएमसी को लेकर शिकायतें भी सबसे ज्यादा मिलती हैं कि भाई बीएमसी जो है कंप्लेन की जाती है, कार्रवाई नहीं होती, ऐसी तमाम खबरें हम बताते हैं। तो ये तमाम चीजों का आकलन तो जनता जो बीएमसी आपने बताया, बीएमसी में बहुत तगड़ा आपको उद्धव ठाकरे की उसमें पैठ है, शिवसेना की उस पर कई सालों से सरकार है,
तो आपको ये बता दूं कि बीएमसी का एक अलग ही तरीके से पैटर्न होने वाला है, उसको इस विधानसभा चुनाव से नहीं देखना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से असेंबली में बीजेपी और महायुति को बम्पर सीटें मिली हैं, उससे ये कहा जा सकता है कि जनवरी फरवरी के आसपास वो कभी भी चुनाव करा सकते हैं। और ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या जो ये महायुति की जो इतनी बम्पर तरीके से सीटें आई हैं, क्या ये बीएमसी में भी आता है। वहीं दूसरी तरफ आप ले लीजिए, फरवरी और जनवरी के एंड से शुरुआत हो जाएगी आपके दिल्ली के चुनाव की। अब यहाँ पर केजरीवाल की बोलती बंद हो चुकी है। जब से महाराष्ट्र के रिजल्ट आए हैं, उनका एक भी इस पर वक्तव्य नहीं आया। उनको अंदर ही अंदर ये सोचने में मजबूर हो चुके हैं, प्रदूषण इतना भारी हो चुका है यहाँ पर दिल्ली में। तमाम तरीके से, एक तरीके से आपको बता दें कि तमाम जो उनके काम थे, जो उन्होंने वादे किए थे, वो आज तक भी पूरे नहीं हुए हैं। और उनकी जो बड़ी सांसद हैं, जो आपके स्वाति मालीवाल, किस तरीके से उनकी पोल खोलती हुई नजर आ रही हैं, तमाम गलियों में जा रही हैं। तो उनकी एक तरीके से हवाइयां उड़ चुकी हैं केजरीवाल की। और खुद आपने अभी देखा होगा, राहुल गांधी यहाँ पर इंडिया गेट में एक ब्लॉग बना रहे थे प्रदूषण के बारे में। तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी भी और प्रधानमंत्री मोदी भी दोनों इस बार केजरीवाल को यहाँ से उखाड़ने वाले हैं। जो इंडिया अलायंस की बात करते हैं, यहाँ पर नहीं चलने वाला आपका इंडिया अलायंस, क्योंकि कांग्रेस को भी खुद को साबित करना है दिल्ली में। वो फिर से पूंछ बन के यहाँ पे नहीं रह सकती है, केजरीवाल को इकलौता वहाँ पर सीएम बनाने का मौका नहीं दे सकती है। इस बार ये लग रहा है कि जो यहाँ के अल्पसंख्यक वोट हैं, ये फिर से कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। और केजरीवाल को इस बार जिस तरीके से उन्होंने वादा किया था कि हम मुस्लिमों के ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली के असेंबली चुनाव में क्या होने वाला है। क्या जो 2 बार यहाँ पर आम आदमी आ चुकी है बम्पर तरीके से, 60+ हर बार सीटें आई हैं, क्या इस बार वो हैट्रिक मारती है कि, या कि फिर ये जो आपका महाराष्ट्र में हुआ है, हरियाणा में हुआ है, बीजेपी की लोकसभा के बाद जिस तरीके से वापसी हुई है चुनाव में, इनका भी असर खूब पड़ता है। ऐसी बात नहीं है कि जैसे हरियाणा के रिजल्ट का असर महाराष्ट्र में पड़ा, और ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के रिजल्ट का असर जो है दिल्ली में भी देखने को। तो हरियाणा के तो बगली पड़ोसी राज्य है आपका दिल्ली। यहाँ पर दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, तमाम लोगों के राज्यों के लोग यहाँ पर रहते हैं। सबसे ज़्यादा देश भर में बीजेपी की केंद्र सरकार है, बीजेपी की मोदी सरकार समर्थित है। तो तमाम जो लोग हैं वो दिल्ली में रहते हैं। तो ये देखना दिलचस्प हो गया कि क्या जो अरविंद केजरीवाल के वादे थे उस पर जनता भरोसा करती है। जो ये यहाँ पर एक तरीके से लूट मार चल रही है, भ्रष्टाचार चल रहा है, तमाम जो रोडों की हालत देख लीजिए, खाली कहा जाता है पेंट करा कर कि स्कूलों की हालत बहुत अच्छी हो गई, लेकिन वहाँ पर जो एजुकेशन का स्तर है बच्चों का, वो अभी भी उससे बहुत कम लो जा चुका है। तो ये देखना होगा कि हम आपके साथ मिलेंगे फिर से जब दिल्ली का चुनाव होगा, हम उसकी भी ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे। तो देखना होगा कि केजरीवाल की हालत अब क्या होने वाली है, क्योंकि अगर दिल्ली से वो उखड़ गए तो पंजाब से उखड़ने में उन्हें टाइम नहीं लगेगा। तो बहुत आपने जो ये बताया कि महाराष्ट्र का अब खत्म हो चुका है, हरियाणा में बन चुकी बीजेपी की सरकार, काम करने शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र में अब देवेंद्र फडणवीस का कभी भी शपथ हो सकता है 28 से 29 के बीच में। और उस समय आप देखिएगा कि जितने भी एनडीए के बड़े बड़े घटक दल हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, एक ही स्टेज पे नजर आने वाले हैं। जो ये कहा जा रहा था कि अगर महाराष्ट्र में अगर बीजेपी की सरकार नहीं आती है तो इसका जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले कह रहे थे कि हमारा एक मात्र लक्ष्य है कि मोदी को हटाना। अगर यहाँ पर विपरीत आपके रिजल्ट आ जाते तो उसका सीधा सीधा मोदी की गद्दी पर सवाल उठ जाता, और वहां पर जो नीतीश कुमार हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, वो कुछ भी कर सकते थे। लेकिन अब उनको भी ये दिख रहा है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में जीत हुई, हरियाणा में जीत हुई, तो उनको ये लग रहा है तमाम घटक दलों को, तो उन्हें ये लग रहा है कि मोदी के साथ ही रहने में उनका फायदा है। जी ठीक है, तो मोलेश्वर जी के साथ आपने जो है जमीनी हकीकत जानी महाराष्ट्र की, कि उन्होंने क्या कुछ चीजें आकलन की हैं, किस तरीके से ये महायुति की प्रचंड जीत हुई है, क्या अहम मुद्दे इस जीत में कहीं ना कहीं रहे हैं, क्यों महाविकास अघाड़ी हारी है। तो ये तमाम चीजें आपने सुनी, लेकिन महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा इसका जवाब भी आपको मिल गया है। मोलेश्वर जी ने बता दिया है कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो जल्द ही शपथ लेने वाले हैं, उसके बाद दिल्ली का विधानसभा चुनाव होगा, और मोलेश्वर जी के साथ चर्चा यूं ही जारी रहेगी। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में फिर। धन्यवाद।